हेलो एवरीवन। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने 10वीं कक्षा की हिंदी का सेंटम एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले 1 से लेकर 30 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देख लिए थे। और आज की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 100 तक के पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखेंगे, जो कि आपके सेंटम एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है। यानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता है जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर, यह कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो दोस्तों, जीवनानंद दास का जन्म बंगाल में हुआ था और यह एक बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की रचना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यह जो कविता की लाइन है हिरोशिमा कविता से ली गई है। उसके बाद में कहता है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जनतंत्र का जन्म जो कविता के रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद में कहता है कबीर रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा सुजान रस खान से प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए कि चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चितंबरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। और आप सभी को बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे कवि हैं जो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और यही है वो सुमित्रा नंदन पंत जिनके द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में काफ़ी ही सुप्रसिद्ध कविता भारत माता की रचना की गई है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब भारत में 1935 ईस्वी में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही थी, उसी समय की बात है सन 1935 ईस्वी में जब गुणाकर मूले का जन्म हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं। तो दोस्तों, विफलता के कारण यानी किसी भी काम में असफलता होने के कारण बेटे की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता का क्या नाम है। दोस्तों, कवि धर्मवीर भारती के द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली में एक कविता है जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लोगों के यानी दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को मूढ़ कहा गया है। और मूढ़ किसको कहते हैं। तो संस्कृत में आपके पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का नित्य श्लोक कहता है कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ति विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। अर्थात कोई ऐसा मनुष्य जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वो सबसे अधिक विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ यानी मूर्ख कहा गया है। उसके बाद में कहता है प्रलय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उपसर्ग किसको कहते हैं। तो दोस्तों, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे कि प्रलय में प्र उपसर्ग लगा हुआ है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में पहाड़ का हमें विशेषण बताना होगा। और आप सभी को मालूम होगा कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। और देखिए, पहाड़ का विशेषता क्या हो जाएगा कि पहाड़ का पहाड़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निर्भय में कौन सा समास है। देखिए, निर्भय, देखिए भय जो होता है एक शुद्ध शब्द होता है जिसमें निर लगता है अव्यय। और आप सभी को बताया जाता है कि जिस समास से एक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कहा जा सकता है
किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए कहा जा सकता है, इसमें क्रिया पदबंध का उदाहरण है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? काफ़ी ही सिंपल है। देखिए आगामी का मतलब होता है आने वाला, और बीता जाने वाला का होता है विगत। तो आगामी का उल्टा क्या हो जाएगा जी? विगत हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए जिसे हम लोग नहीं माप सकते हैं उसके लिए जो एक शब्द होता है वो अपरिमेय होता है। और इसके बाद में कहता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अपने पैर पे खड़ा होना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाता है वह होता है स्वावलंबी हो जाना। उसके बाद में कहता है कि शुद्ध वाक्य है, यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है। जैसे में दिया गया है, मैंने उन्हें ही कलम दी, ये एक अशुद्ध वाक्य है। उसके बहन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। चरखा चलाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे किताब दो, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है? जैसा कि प्रत्यय का परिभाषा बताया जाता है कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मधुर दिया गया है, तो देखिए मधु एक शुद्ध वर्ड होता है जिसमें र नामक प्रत्यय लगने के बाद ये मधुर बन जाता है। तो मधुर में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो र हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, कहता है रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो दोस्तों यदि आप पाठ्य पुस्तक को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि रंगप्पा जो है यह जुआरी किस्म का आदमी था। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल है, मगम्मा ने ब्याह में बहू से क्या मांगा था? तो देखिए वो कर्णफूल भी मांगी थी, कड़े भी है और झुमके भी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हालांकि इस PDF में पूरे 1 से लेकर 100 तक के सेंट्रल एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना PDF के रूप में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम वेबसाइट का लिंक दिया गया है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की बेहतर से बेहतर तैयारियां कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।